वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है इस शनिवार के सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आपकी भी फेवरेट क्लास है और मेरी भी फेवरेट क्लास है। ऐसा क्यों? ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में इसी चीज़ को लेकर के डर होता है इंग्लिश में, सेंटेंस बना कैसे हुआ है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसी ही क्यों है और कौन सा ग्रामर रूल किस वजह से लगा हुआ है। अब ये चीज़ें लॉजिक से समझ नहीं आने की वजह से स्टूडेंट्स डरते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। अब इस मिसकंसेप्शन को निकालने के लिए इस क्लास को मैं लाता हूँ। कुछ सेंटेंसेज आपके सामने रखूंगा और हर वर्ड को ब्रेक करता हुआ चलूंगा। आपको लॉजिक से समझ में आएगा सेंटेंस कैसे बना हुआ है, ग्रामर कैसे लगी हुई है और वर्ड आगे पीछे कैसे हुए हैं। इंग्लिश जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ आके ख़त्म होती है, यह है वो वाली क्लास। शुरू कर लें। चलिए, सारे सेंटेंस हमने उठाए हैं द हिंदू के एडिटोरियल और ओपिनियन से, है ना, पुराने वाले। शुरू करने से पहले छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अपनी ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, योर इंग्लिश ट्यूटर। इसका लिंक मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। इस ऐप पे आपको क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं। रजिस्टर करके स्टोर टैब में जाएं। देखो, पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग का। कोई भी एग्जाम के लिए बेसिक से लिखना सीखना चाहते हो, कैसे लिखा जाए यूपीएससी के लिए, बैंक्स के लिए, एसएससी के लिए, तो इस क्लास में मैं आपको सिखा रहा हूँ। 10 से 12 क्लासेस हो चुकी है। 50 घंटे का कोर्स है। 699 इसका प्राइस है, लेकिन ये प्राइस आपको अभी पे नहीं करना है। लकी 100 कोड लगा लेना। 599 में कोर्स आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कोड जब तक अवेलेबल है इसको यूज़ करें। साथ ही बैंकिंग मेंस का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है कल ही। जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं इसी ऐप पे। यहाँ पे कोड लगेगा YT50। शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है 99 रुपीज़ पर मंथ में। एसएससी, बैंक सभी के प्रीलिम्स के लिए भी कोर्सेज हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। 50-50 रुपये के अंदर क्वालिटी कंटेंट ऐप पे अवेलेबल है, तो फ़ायदा उठाना। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रमोशन बहुत हो गया। ये हमारा पहला सेंटेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्विज में एक क्वेश्चन दिया था। अब क्या करेंगे, इसी से क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस को कूल माइंड से पढ़ो जैसे आप नॉर्मली पढ़ा करते हो। इफ़ द लॉज रेगुलेटिंग स्कूल्स हैड बीन इन्फोर्स्ड एंड एजुकेशनल ऑफिशियल्स हैड बीन मोर unscrupulous in discharge of their duties and stopped the private management from running 3 schools on the same premises and flout every norm possible, the disaster could have been prevented। लंबा सेंटेंस है पर बहुत आसान है। कह रहा है अगर ऐसा होता, इफ़, और क्या भाई, कि जो कानून है और कौन से रेगुलेट करने वाले, कंट्रोल करने वाले स्कूलों को, कह रहा है अगर वो इन्फोर्स किए जाते, हैड बीन इन्फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में, कह रहा है अगर इनको लगाया गया होता, इन्फोर्स किया गया होता, इंप्लीमेंट किया गया होता ऐसे कानूनों को, तो हुआ क्या। कह रहा है दूसरी चीज़ इसी के साथ में, अधिकारी जो हैं एजुकेशन विभाग के, एजुकेशन ऑफिसर जो हैं, वो और ज़्यादा अनस्क्रूपलस होते। इस वर्ड का मीनिंग अभी देखेंगे आगे। अनस्क्रूपलस क्या होता है, अगर वो और ज़्यादा अनस्क्रूपलस होते डिस्चार्ज करने में, निभाने में अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को, और स्टॉप करने में, प्राइवेट मैनेजमेंट को रन करने से, चलाने से 3 स्कूलों को एक ही प्रीमाइसिस पे, एक ही प्रांगण में, एक ही एरिया में, है ना। तो प्राइवेट स्कूल चल रहे थे 3-3 एक स्कूल में से। कह रहा अगर वो ये काम रोक देते और अपनी ड्यूटी को और ज़्यादा अनस्क्रूपलस बन के डिस्चार्ज करते, और ये वो जो स्कूल हैं जो कि चल भी रहे हैं एक प्रीमाइसिस से और फ्लाउट भी कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, उल्लंघन भी कर रहे हैं, ब्रीच भी कर रहे हैं, हर नॉर्म का, हर कानून का जो पॉसिबल है, कह रहा अगर ऐसा हो जाता ना ये पूरा मामला, तो डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सकता था, इस पूरी बड़ी तबाही को रोका जा सकता था। तो हुआ क्या है, एक प्रीमाइसिस में 3 स्कूल चल रहे थे, कागजों पे वो अलग अलग जगह चलते थे, लेकिन अधिकारी मिले हुए थे। आग लगी तीनों स्कूलों के अंदर, 500-600 बच्चे जो हैं जल के मरे। आई थिंक ये 1400 बच्चे थे, है ना। सन 2002 का हादसा है ये, साउथ इंडिया का। तो ये 2002 का एक एडिटोरियल है, वहीं से हमने इसको पुराने वाले जो सेंटेंस को उठाया हुआ है। समझ गए ना। चलो, लंबा सेंटेंस है, अब इसको हमें करना है ब्रेक। इसमें बहुत सारी एरर्स हैं, हिडन एरर्स हैं, एक एक करके पकड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या है, मैंने वर्ड्स को अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। नाउन्स को दिया हुआ है ग्रीन कलर, एडजेक्टिव्स मिलेंगे ब्लू कलर में, एडवर्ब मिलेगी पिंक कलर में, कंजंक्शन अगर होगी तो मिलेगी येलो कलर में, और वर्ब्स मिलेंगी रेड कलर में। मेरे ख्याल से ये काम ज़्यादातर लोग कर सकते हैं। नाउन और एडजेक्टिव में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपस में कन्फ्यूजन होती है। तो पिछली 40 क्लासेज आ चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट सर्च करना यूट्यूब पे या होम पेज पे रखिए। नाउन और एडजेक्टिव को कैसे ढूंढना है, कैसे भेद करना है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लासेस से सीख लेना इतना, नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क कैसे करते हैं। अब आ जाओ फटाफट से। 3 रूल्स हैं सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक के। पहला रूल, सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट होंगे
उतनी तो कम से कम वर्ब ज़रूर होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी, 50 भी हो सकती हैं। ठीक है। रूल नंबर 3, जितनी भी प्रेपोजिशन है, ये देखो ऑफ, ये देखो फ्रॉम, ये देखो ऑन, ये देखो इन, ये सब प्रेपोजिशन है। हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन। ये ग्रीन वाला नाउन, प्रोनाउन या चिरंट। बस 3 रूल्स को फॉलो करना। चलो शुरू कर लें। देखो, इफ़ एक कंजंक्शन है, लॉज एक सब्जेक्ट है, मतलब एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ तो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम बार बार एस या प्लूरल या सिंगुलर भी बना सकते हैं। सेंटेंस का पहला ऐसा नाउन जिससे पहले कोई वर्ब ना हो, कोई प्रेपोजिशन ना हो, वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। अगर इस लॉ से मैं चलूँ तो इफ़ के बाद में ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1। अब देखो सब्जेक्ट 2 भी होगा, क्योंकि इफ़ कंजंक्शन आई है ना, कंजंक्शन का काम होता है 2 सब्जेक्ट्स को मिलाना। तो सब्जेक्ट नंबर 1 मिला है, अभी सब्जेक्ट नंबर 2 आपको ढूंढना है। आगे बढ़ो। रेगुलेटिंग एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, नाउन के बाजू में आ रही है। अगर इससे पहले इज एम आर वॉज वर होता तब ये मेन वर्ब होती, जैसे आई एम प्लेइंग, यू आर क्राइंग, दे आर कमिंग, शी इज़ गोइंग। इज एम आर वॉज वर इससे पहले हो तो ये वर्ब बन जाएगी, लेकिन अगर नाउन के बाजू में आ रही है तब ये एडजेक्टिव का काम करेगी। तो लॉज वो वाले जो रेगुलेट करते हैं स्कूल्स को, जो रेगुलेट करते हैं लॉज के बारे में बताने वाला वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ गए ना, इसलिए इसको मैंने ब्लू कलर दिया है एडजेक्टिव वाला। और आगे बढ़ो। इस पार्टिसिपल ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ स्कूल्स। अब आप पूछोगे सर ये वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसे ले लिया इसने? भाई वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, मेन वर्ब हो, पार्टिसिपल हो, जीरेंड हो या इन्फिनेटिव हो, अगर उस वर्ब से किसी नाउन ने व्हाट या हुम, इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया तो किसी भी फॉर्म में वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले लेगी। रेगुलेट किसको करना है भाई? रेगुलेट करना है स्कूल्स को। किसको कंट्रोल में लाना है? कंट्रोल में लाना है स्कूल्स को। व्हाट या हुम का रिप्लाई कौन कर रहा है? रिप्लाई कर रहे हैं स्कूल्स। तो इस पार्टिसिपल ने ऑब्जेक्ट ले लिया अपना स्कूल्स। इतना मामला क्लियर अभी तक? सब्जेक्ट है लॉज, सब्जेक्ट नंबर 1 ये होगी कंजंक्शन, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव रेगुलेटिंग, इस एडजेक्टिव का इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है स्कूल्स। अब देखो वर्ब आई है हैड बीन इन्फोर्स्ड। वर्ब किस में? पैसिव वॉइस में। कैसे पता लगा? बी फैमिली की वर्ब आ रही है बिन, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बिन, बी फैमिली की यही वर्ब्स हैं। और इसके बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म एनफोर्स्ड। अगर ये कॉम्बो आपको कहीं मिल जाए, बी फैमिली की कोई भी वर्ब के बाद V3 मिल जाए, तो मतलब ना समझ लेना कि सेंटेंस जो है एक्टिव में नहीं पैसिव में है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ना उसके ऊपर काम हुआ है, तो लॉज के ऊपर काम हुआ है। अगर लॉज को इन्फोर्स किया जाता पैसिव वॉइस में, अगर उनको लागू में अमल में लाया जाता। समझ गए ना? सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 ये एडजेक्टिव, ये इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट, और ये हो गई आपकी वर्ब नंबर 1। अब और आगे बढ़ते हैं। एंड कंजंक्शन है, इसके 2 काम होते हैं, या तो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को मिलाना, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, और या फिर 2 क्लोजेस को मिलाना। अब इसके पहले तो एक आ रही है, क्या आ रही है? वर्ब। इसके बाद में क्या आ रहा है? एक नाउन। पॉसिबली ये एक पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को नहीं मिला रहा, पहले वर्ब आ रही है बाद में नाउन आ रहा है, मतलब ये एक नया सब्जेक्ट पैदा कर रहा है आपके लिए। सेंटेंस में एक क्लोज बन के आया। इफ़ एक क्लोज था तो 2 सब्जेक्ट हो गए सेंटेंस में, अब एक और सब्जेक्ट एंड आ गया ना आपके पास, दूसरा जो है कंजंक्शन, तो अब 2 नहीं बल्कि 3 सब्जेक्ट होंगे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एंड के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 मिला, एजुकेशन ऑफिशियल्स। इनकी वर्ब कौन है? हैड बीन। सब्जेक्ट को वर्ब तो देनी है। अब देखो क्या होते हैं? मोर स्क्रूपलस। देखिए अनस्क्रूपलस का मतलब है बिना स्क्रूपलस का आदमी, बिना मॉरल्स का आदमी। इमोरल बोल दो, अनैतिक बोल दो, अनप्रिंसिपल्ड बोल दो। समझ गए ना? और मोर एक एडजेक्टिव को जो है उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए एक एडवर्ब लगी हुई है ना? समझ गए ना? सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, तो मोर एक एडवर्ब होगी, अनस्क्रूपलस एक एडजेक्टिव हो गया। अब आप पूछोगे सर वर्ब के बाद एडजेक्टिव कैसे आया? ये एक लिंक वर्ब है। बी फैमिली की वर्ब्स अगर अकेले आ जाएं, इज एम आर वॉज वर बी बी मीन, लास्ट में मेन वर्ब बन के आ जाए, तो अपने बाद में एडजेक्टिव और नाउन दोनों में से किसी को भी ले सकती हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के। तो ऑफिशियल जो है सब्जेक्ट नंबर 2, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है अनस्क्रूपलस। आगे बढ़ते हैं। इन प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्टेड डिस्चार्ज, एक नाउन है, डिक्शनरी में टाइप करोगे निकलेगा। ऑफ प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्टेड ड्यूटीज, ये भी एक नाउन है, डिक्शनरी में टाइप करोगे तो नाउन निकलेगा। देयर एक एडजेक्टिव है, माई, योर, देयर, अवर, है ना, हिज, हर, ये सब पजेसिव बताने वाले एडजेक्टिव हैं। मेरी ड्यूटी, तुम्हारा घर, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, समझ गए ना? मेरा, उसका, तेरा, मेरा जो करने वाले होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। देयर के लिए एडजेक्टिव बन गया है ड्यूटीज, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो एक और एंड आया, लेकिन ये एंड कंजंक्शन है ऐसी वाली जो कि दूसरे क्लॉज को इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। कैसे पता लगा? ऑफिशियल्स के 2 काम है, पहला तो अनस्क्रूपलस होना और ज़्यादा, और दूसरा स्टॉप करना। किसको? प्राइवेट स्कूलों को
एक प्रीमाइसिस से 3 स्कूल चलाने के लिए प्राइवेट मैनेजमेंट को। थोड़ा आप लॉजिक लगाओगे तो आप पता लगेगा कि ऑफिशियल्स के लिए दूसरी वर्ब है स्टॉप। तो ऑफिशियल्स की जो पहली वर्ब है ना, वर्ब 2.1, क्योंकि ये सब्जेक्ट नंबर 2 है ना, ये होगी वर्ब 2.1 और ये होगी वर्ब 2.2। थोड़ा आपको लग रहा होगा है ना खिचड़ी सी बन रही है, लेकिन मैं इसको पहले समझा देता हूँ, फिर रिपीट करूंगा, फिर एरर्स आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी, है ना। अभी सुनते जाओ। वर्ब होगी 2.2 इसी सब्जेक्ट की, पहली हैड बीन, दूसरी स्टॉप। अब स्टॉप किसको करना है? प्राइवेट मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट एक नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। प्राइवेट एक एडजेक्टिव है, इस मैनेजमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रनिंग नाम का जीरेंट। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए सेंटेंस का, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए, उस केस में वो कहलाती है एक जीरेंट। यहाँ पे थी पार्टिसिपल क्योंकि एक नाउन के बाजू में रखी थी। अगर इससे पहले इज एम आर वॉज वर होता तो बन जाती मेन वर्ब। अगर पार्टिसिपल मेन वर्ब नहीं बनेगी तो बनेगी जीरेंट प्रेपोजिशन के बाद। बढ़े आगे। अब देखो, रन किसको करना था? 3 स्कूलों को। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, व्हाट से रिप्लाई करने वाले नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेती है। अब इस जीरेंट ने भी अपना ऑब्जेक्ट बना लिया स्कूल्स को। 3 एक एडजेक्टिव है, स्कूल्स को गिनती कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अ न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रीमाइसिस। प्रीमाइस एक नाउन है, इसका मतलब होता है बाउंड्री, पीछे एस भी लगा हुआ है। प्रीमाइसिस मतलब प्रांगण। अच्छा, ये सेम क्या एक एडजेक्टिव है, एक ही जैसे प्रीमाइसिस, अलग अलग नहीं, एक ही जैसे, सेम एडजेक्टिव इस प्रीमाइसिस को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो एक और एंड आया, जस्ट अ मिनट, एक और एंड आया। अब आपको चेक करना पड़ेगा इसके बाद में क्या आ रहा है। इसके बाद आ रहा है फ्लाउट। देखो नॉर्म्स को कौन फ्लाउट करेगा? स्कूल्स। नॉर्म्स को कौन फ्लाउट करेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही रन करेगी स्कूल्स को, और यही मैनेजमेंट फ्लाउट भी कर रही है नॉर्म्स को। तो ये फ्रॉम प्रेपोजिशन के 2 ऑब्जेक्ट हैं अपने पास। पहला ऑब्जेक्ट है रन करना स्कूलों को, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन के बाद फ्लाउट करना नॉर्म्स को। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा आपको लॉजिक से जाना पड़ेगा। ये फ्लाउट यहाँ पे वर्ब नहीं है, एक्चुअल में एक जीरेंड है। ये फ्लाउट को फ्लाउटिंग लिखना चाहिए। 1 नंबर एरर तो आपकी यही बन गई। मैनेजमेंट क्या क्या कर रही है? 2 काम कर रही है। स्कूलों को एक ही बाउंड्री से चला रही है, काम नंबर 1, इस फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नंबर 1। और दूसरा, इनको रोकना भी था दूसरी चीज़ से। दूसरी चीज़ थी फ्लाउट करना हर नॉर्म्स के, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है फ्लाउट। फ्रॉम के बाद जैसे रनिंग आया, यहाँ भी आना चाहिए फ्लाउटिंग। फ्लाउटिंग, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। फ्लाउट किसको करना है? नॉर्म्स को। नॉर्म एक नाउन है, फ्लाउट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जीरेंट का। एवरी एक एडजेक्टिव है, पॉसिबल एक एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव इस नॉर्म नाम के जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखो ये इतना हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ना हुआ होता। डिजास्टर कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। मैंने आपको बताया था 2 कंजंक्शन आ चुकी हैं तो 3 क्लोज होंगे। पहला सब्जेक्ट है लॉज, दूसरा सब्जेक्ट है एजुकेशन ऑफिशियल्स, तीसरा सब्जेक्ट है डिजास्टर। इस कॉमा के बाद सब्जेक्ट नंबर 3, और इसकी वर्ब है कुड हैव प्रिवेंटेड। डिजास्टर को रोका जा सकता था, वर्ब नंबर 3। एक बार फिर से नक्शा बना दूं पूरा मैं, पूरे सेंटेंस का। 3 क्लोज है हमारे पास, 2 कंजंक्शन है, मेन कंजंक्शन, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये। 2 कंजंक्शन 3 क्लोज बनाएगी, मतलब 3 सब्जेक्ट होंगे और कम से कम 3 वर्ब्स होंगी। पहला सब्जेक्ट है लॉस, लॉस सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब है हैड बीन इन्फोर्स्ड। दूसरा सब्जेक्ट है ऑफिशियल्स, सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी पहली वर्ब है हैड बीन और दूसरी वर्ब है स्टॉप, वर्ब 2.1 और वर्ब 2.2। तीसरा सब्जेक्ट है डिजास्टर, सब्जेक्ट नंबर 3, इसकी वर्ब नंबर 3 है प्रिवेंटेड। बाकी चीज़ें आपने जोड़ ली। इस लॉज नाम के सब्जेक्ट का जो इसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है रेगुलेटिंग, और इस एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट है स्कूल्स। एंड कंजंक्शन है, अनस्क्रूपलस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिस्चार्ज नाम का नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डिड्यूस नाम का नाउन। स्टॉप नाम के सब्जेक्ट वर्ब नंबर 2 का ऑब्जेक्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को 2 चीज़ों से रोकना है, पहला है रन करने से स्कूलों को, दूसरा है फ्लाउट करने से नॉर्म्स को। इस फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नंबर 1 रनिंग, ऑब्जेक्ट नंबर 2 फ्लाउटिंग। यहाँ पे आईएनजी आना चाहिए, एक एरर तो आपकी यही होगी। रनिंग नाम के जीरेंट का ऑब्जेक्ट है स्कूल्स। स्कूल्स कितने हैं? 3, एक एडजेक्टिव स्कूल्स को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस कैसे? सेम, ये एडजेक्टिव प्रीमाइसिस को मॉडिफाई कर रहा है। इस एंड से दोनों ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं, रनिंग फ्लाउटिंग आप जानते हो। फ्लाउट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया नॉर्म्स, नॉर्म्स को 2 एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं, एवरी और पॉसिबल, ये सब्जेक्ट नंबर 3 और ये वर्ब नंबर 3। समझ गए? चलो, थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस, हैवी बहुत लंबा है ना, टाइम लग गया इसमें। अब फटाफट से अपने एरर्स ढूंढेंगे। नंबर 1 एरर आपको मिल गई, मैनेजमेंट को 2 चीज़ों से रोकना था। पहला तो रन करने से 3 स्कूलों को एक ही जगह से, दूसरा इनको रोकना था फ्लाउट करने से, उल्लंघन करने से हर नॉर्म को। तो फ्रॉम रनिंग एंड फ्रॉम फ्लाउटिंग मिल गया एक सेंटेंस आपको, एक एरर मिल गई। अब दूसरी एरर देखो भाई, एजुकेशन ऑफिसर्स को रोकने के लिए अनस्क्रूपलस नहीं होना था, एजुकेशन ऑफिसर्स को रोकने के लिए स्क्रूपलस होना था। हमने गलत वर्ड को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है।
समझ रहे हो? अनस्क्रूपलस का मतलब है जिसके कोई प्रिंसिपल्स ना हो। लेकिन एजुकेशन ऑफिसर्स अगर प्रिंसिपल वाले होते, अगर स्क्रूपलेस होते, अगर वो डिस्चार्ज करते अपनी ड्यूटी को, अगर वो स्कूलों को रोकते, अगर उनको नॉर्म्स को पॉसिबल को तोड़ने ना देते, तो डिजास्टर रुक जाता। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब चाहिए अगर ऐसा होता तो पॉजिटिव वर्ड के लिए स्क्रूपलेस नाम के वर्ड को यूज़ करेंगे। गलत है, वो कैब यहाँ पे अनगलत है। अब तीसरा देखो, ऑफिशियल्स की पहली वर्ब है हैड बिन, तो दूसरी होती है हैड स्टॉप्ड। हैड प्लस में V3, यहाँ पे भी हैड प्लस में V3, ऐसे ही होगा ना। तो स्टॉप कैसे लिख दिया भाई, यहाँ लिखो स्टॉप्ड। समझ गए ना? अच्छा, चौथी चीज़, डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सकता था। देखो यहाँ बना हुआ पैसिव, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है एनफोर्स किया गया लॉज को। यहाँ पे भी डिजास्टर को ही प्रिवेंट करना था। जैसे एनफोर्स नाम की वर्ब ने लॉज के ऊपर काम किया है, वर्ब जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही है, वैसे ही यहाँ पे पैसिव बना के सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाना था। डिजास्टर किसी को प्रिवेंट नहीं करेगा, डिजास्टर को प्रिवेंट किया जाएगा, डिजास्टर से बचा जाएगा। समझ गए ना? तो डिजास्टर को प्रिवेंट करवाना था, इसलिए कुड है प्लस में बिन, यहाँ पे पैसिव की जरूरत थी, प्रिवेंटेड आपको लिखना था। तो ये 4 एरर्स हैं मेरे भाई इतने बड़े सेंटेंस में। पहली एरर फिर बता देता हूँ मैं, यहाँ पे फ्लाउटिंग, एरर नंबर 1। दूसरी एरर है यहाँ पे होना चाहिए स्टॉप्ड, पीछे ईडी लगा होना चाहिए, स्टॉप्ड PED। तीसरी एरर है यहाँ पे स्क्रूपलस लिखो क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। और चौथी एरर है यहाँ पे पैसिव बनाओ क्योंकि यहाँ पे बिन लगाओगे तभी डिजास्टर को प्रिवेंट किया जाएगा, डिजास्टर किसी को प्रिवेंट नहीं कर रहा। अब एक एरर इसमें और रह गई, बहुत माइन्यूट एरर है, मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से। जब भी दो नाउन्स को आप ऑफ नाम की प्रेपोजिशन से जोड़ोगे तो पहले वाले नाउन से पहले डिटरमाइनर होना चाहिए। समझ गए ना? ये ऊपर वाला निकाल दो, ये गलत है, ठीक है। जब भी दो नाउन्स ऑफ नाम की प्रेपोजिशन से मिले हो, पहले वाले नाउन से पहले डिटरमाइनर होना चाहिए। अब ये क्या बोला है डिटरमाइनर? या तो आर्टिकल होंगे, या पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमाइनर होंगे, या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। समझ गए ना? आर्टिकल आप जानते हो, ए एंड द। पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, और, हिज, हर। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, दैट, दीज एंड दोस। अगर ये नहीं होंगे तो ये सेंटेंस आपका, ये फ्रेज गलत है, आपको एक को लगाना पड़ेगा। सवाल ये है कि जब कुछ भी ना लिखा हो तब क्या किया जाए? तब या तो आप अ को यूज़ करेंगे या द को यूज़ करेंगे, मतलब आर्टिकल को यूज़ करेंगे, ए एन और द को। इस केस को देखो, इस केस को देखो, इन प्रेपोजिशन के बाद डिस्चार्ज नाम का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, फिर ऑफ प्रेपोजिशन है, फिर ड्यूटीज़ नाम का नाउन आया हुआ है। डिस्चार्ज भी एक नाउन और ड्यूटीज़ भी एक नाउन। ये तो एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए आया हुआ है, इसका उस ऑफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। दो नाउन मिले हुए हैं तो डिस्चार्ज से पहले एक आर्टिकल होना चाहिए। इस केस में आप क्या लगा दें? द लगा दें। डिस्चार्ज कुछ बनेगा नहीं, कुछ गिनने की बात नहीं है डिस्चार्ज को, है ना। ड्यूटी कितनी निभाते हो, एक बार या दो बार, ऐसी कोई बात हो नहीं रही। तो डिस्चार्ज की जगह द डिस्चार्ज लगाएं। नाउन और नाउन जब भी मिले हों आपसे तो पहले वाले नाउन के आगे द को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? एरर नंबर 5, द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। समझ गए ना? याद रखें ना इस रूल को पूरे को, नाउन प्लस नाउन, पहले वाले नाउन के पहले डिटरमाइनर। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट सेंटेंस है, द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग on the rights of persons with disabilities has stricken down a few arbitrary provisos in the current government policy that was an impediment in the mandatory reservation of 3% of jobs for these important section of the population। बहुत ही अच्छा सेंटेंस और बहुत सारी एरर्स हैं। कह रहा है लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, रूलिंग का मतलब होता है जजमेंट। कह रहा है सबसे नया जो जजमेंट आया है SC का, राइट्स पे, हकों पे उन लोगों की जिनके पास है डिसेबिलिटीज़, जो अपाहिज हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। कह रहा है ये जो लेटेस्ट रूलिंग आई है ना इन तरह के लोगों पे, इसने स्ट्रिकन डाउन कर दिया है, इसने उखाड़ फेंका है। स्ट्राइक डाउन करना मतलब कैंसिल करना, क्वैश करना, सेट असाइड करना, किसी चीज़ को अनयूल कर देना, क्रश कर देना। इसने ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है कुछ आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने, कुछ मनमाने नियमों को, प्रोविसोस को, प्रोविसो मतलब नियम, करंट सरकार की पॉलिसी में, जो कि एक इम्पेडिमेंट था, एक रुकावट था उस मैंडेटरी रिजर्वेशन में, उस जरूरी आरक्षण में जो है 3% जॉब्स का, 3% जॉब्स का इन इम्पॉर्टेंट सेक्शन के लिए हमारे समाज के। तो 3% रिजर्वेशन इन तरह के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, उस रूलिंग के बाद ही इनके हक का, इनका प्रोविज़न जो इनको मिला, क्योंकि इस रूलिंग ने कई वाहियात से सेक्शंस को, आर्बिट्रेरी प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी में। और यही सेक्शन थे जिसकी वजह से मैंडेटरी रिजर्वेशन आज तक इनको मिल नहीं पाया, हालांकि कानून बन चुका है। समझे? सेंटेंस भी आप कह रहे हो कि सर बहुत टेढ़ा है। अरे बहुत ईजी है, अगर रोज एडिटोरियल पढ़ते हो तो बड़ा ईजी सेंटेंस है। एक चीज़ और, आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हो कि सर अगर ये पूरा शुरू से सीखना हो तो कौन सा पेड कोर्स ज्वाइन करें,
सारी हमारे को ग्रामर आ जाए एकदम जैसे आप सिखा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। देखो सीख तो आप जाओगे लेकिन कोई पेड कोर्स नहीं है। मेरा आपसे प्रॉमिस था हर स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एसएससी और बैंक की पूरी ग्रामर करवाऊंगा और मैं आपको करवा भी चुका हूँ। होम पेज पे जाओ चैनल के, यूट्यूब होम पेज, इस पे मिलेगी आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू कर दो, 15-20 दिन में पूरा करो 40 वीडियोस को। आप खुद हैरान होगे आपकी इंग्लिश कहाँ पहुँच गई। किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी, एसएससी, बैंक्स, पहले इन वीडियोस को पूरा कर लो। अब अपने ऊपर एहसान करोगे अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे स्काई रॉकेट होती है। यही कोर्स बाजार में 2000, 3000, 5 का अवेलेबल है। आप वहाँ से भी ले सकते हो लोगों से, दूसरी ऐप से। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, डेडिकेशन है, तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। हमेशा पैसों से ही अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। शुरू कर लें आगे, चलो। अब इसको अपने को ब्रेक करना है, फटाफट से देख लेते हैं। सब्जेक्ट वो अब आपके सामने है, सब मैंने ग्रीन पिंक ब्लू सब कर रखा आपके लिए, है ना। लेटेस्ट मतलब द लेटेस्ट, एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, द लगा हुआ आगे। गुड, बेटर, द बेस्ट, समझ गए ना। तो लेटर और द लेटेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के लिए आएगा। नाउन रखा हुआ आपके पास सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, एक कंपाउंड नाउन है। सुप्रीम कोर्ट एक नाउन है, रूलिंग एक नाउन है। रूलिंग का मतलब होता है फैसला। जब दो नाउन एक साथ मिल जाएं तो बनाते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे गोल्ड एक नाउन है, मेडल एक नाउन है, मिल गए तो गोल्ड मेडल, एक कंपाउंड नाउन। जैसे स्पोर्ट्स एक नाउन है, कार एक नाउन है, मिल गए तो स्पोर्ट्स कार, एक कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन एक साथ मिल जाएं और उनका कंबाइंड एग्जिस्टेंस हो, मिला जुला आधार हो, है ना, एग्जिस्टेंस हो, तो वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एक कंपाउंड नाउन बन गया, सब्जेक्ट बन गया आपके सेंटेंस का। ठीक है, लेटेस्ट हो गया एडजेक्टिव। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है राइट्स। राइट एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, कॉमन नाउन है, प्लूरल भी बना पा रहे हो आप। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पर्सन्स। पर्सन भी एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, प्लूरल नाउन बन रहा है। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डिसेबिलिटीज। इसके पीछे भी एस आ रहा है, प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है। अब आगे बढ़ो, हैज स्ट्रिकन डाउन। देखो स्ट्राइक डाउन की थर्ड फॉर्म है स्ट्रिकन डाउन। हैज आपकी है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आती है V3। हैज है सिंगुलर, रूलिंग भी है सिंगुलर, समझ रहे हो मेरी बात को। सब्जेक्ट के लिए वर्ब मिल गई आपको, सब्जेक्ट 1 के लिए वर्ब मिल गई आपको हैज स्ट्रिकन डाउन। सब्जेक्ट वर्ब दोनों मिल गए, दोनों रूल पूरे हो गए आपके। अब आगे बढ़ो, स्ट्राइक डाउन किसको किया, कैंसिल किसको किया, कुछ एक आर्बिट्रेरी प्रोविसोस को। प्रोविसो एक नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने वाला या होम का रिप्लाई करने वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस स्ट्रिकन डाउन का ऑब्जेक्ट हो गया प्रोविसोस नाम का नाउन। और इसको, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव आए हैं, पहला है अ फ्यू, दूसरा है आर्बिट्रेरी। अ फ्यू मतलब थोड़े से, आर्बिट्रेरी का मतलब है मन मानी भरे। इसको ऑटोक्रेटिक भी बोलते हो। आपका मन हुआ ऐसे बना दिया आपने, रूल है ना, इसको आप बोलेंगे आर्बिट्रेरी प्रोविसो। और आगे बढ़ो, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, अगेन कंपाउंड नाउन है। ठीक है, करंट एक एडजेक्टिव है, आज की हाल की गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रेजेंट की है ना, तो करंट एक एडजेक्टिव इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो इस पॉलिसी के लिए एक पूरा क्लोज आया है, किस टाइप की पॉलिसी, जो इस टाइप की पॉलिसी है। दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन इस पॉलिसी को एंटीसीडेंट लेके बैठा है। रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हो उसी कोर्स में जो मैंने आपको भी बताया था ना, कंप्लीट ग्रामर। हु, विच, दैट क्या काम करते हैं। तो पॉलिसी के लिए बता रहा है, कह रहा है वो पॉलिसी जो कि एक इम्पेडिमेंट थी। समझ गए मेरी बात को। पॉलिसी को इस रिलेटिव प्रोनाउन ने अपना एंटीसीडेंट बना रखा है, इसलिए इसकी वर्ब है सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर है सिंगुलर। अगर पॉलिसी यहाँ होती तो वर्ब भी प्लूरल होती, अगर ये इसका एंटीसीडेंट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। अब देखो वॉज एक लिंक वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब अकेली आई हुई है, इसके बाद में एक नाउन रखा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के, इस दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन का कॉम्प्लीमेंट है इम्पेडिमेंट। इन प्रेपोजिशन, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रोड़ा, रास्ते की बाधा। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है मैंडेटरी, मैंडेटरी एक एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है परसेंटेज, समझ गए ना। फिर ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जॉब्स। फिर फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सेक्शन। सेक्शन है दीज और इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है इस सेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, दीज और इंपॉर्टेंट। फिर ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पॉपुलेशन। ये सेंटेंस बड़ा आसान है ब्रेक करने में, मैं एक बार फिर से ब्रेक कर रहा हूँ, सब चीज़ों को सामने रख रहा हूँ, फिर इसमें एरर्स को हमें पकड़ना है। पहला सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, इसका ऑब्जेक्ट है हैज स्ट्रिकन डाउन। दूसरा सब्जेक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी को एंटीसीडेंट बनाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट, इसकी वर्ब है वाज। बाकी चीज़ें आप मिला लो। लेटेस्ट एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट पहले को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन का ऑब्जेक्ट है राइट्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट है पर्सन्स, विद का ऑब्जेक्ट है डिसेबिलिटीज़, इन का ऑब्जेक्ट है रिजर्वेशन जो कि मैंडेटरी है, रिजर्वेशन इसको मॉडिफाई कर रहा है। इन का ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी।
फ्यू आर्बिट्ररी प्रोविसो, ये जो प्रोविसो है ना, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हैज़ स्ट्राइकन डाउन। क्या स्ट्राइक डाउन किया? उन प्रोविसोस को। और फ्यू आर्बिट्ररी इस ऑब्जेक्ट को, वर्ब के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। वॉज एक वर्ब होगी, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट परसेंटेज, इसका जॉब्स, इसका सेक्शन, सेक्शन इंपॉर्टेंट और दीज हैं, दोनों एडजेक्टिव सेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑफ का ऑब्जेक्ट है पॉपुलेशन। अब देखो एरर्स कहाँ हैं। सबसे पहले जो सबसे इसमें बड़ी बड़ी एरर जो आपको दिखनी चाहिए वो ये वाली है, सेक्शन वाली। फोर का ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्शन। सेक्शन कैसे हैं? बड़े इंपॉर्टेंट। और कैसे इंपॉर्टेंट? ये वाले इंपॉर्टेंट। दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक है दिस, एक है दीज। दिस और एक है दीज। दिस किसके लिए आता है? सिंगुलर नाउन्स के लिए। दिस किसके लिए आता है? प्लूरल नाउन के लिए। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा दीज इज माई कार, कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा। हमेशा लिखूंगा दिस इज माई कार, क्योंकि कार एक है, सिंगुलर है। सिंगुलर कार के लिए दिस ही आएगा, दीज नहीं आ सकता। और अगर ऐसा लिखना हो दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कार्स। अब कार्स बहुत सारी हैं तो दीज यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे दिस नहीं लगा सकते आप। दिस आर माई कार्स, दिस आएगा सिंगुलर के साथ में, दीज आएगा प्लूरल के साथ में। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सेक्शन के साथ में आपने क्या लगा रखा है? दीज। या तो यहाँ पे सेक्शंस कर दो और इसको पूरे को दीज को सेट कर दो इसके साथ, या फिर इस सेक्शन को सेक्शन रहने दो और यहाँ पे लिख दो दिस। ये तो कॉमन सी एरर है जो आपको देखते ही पकड़ में आ जानी चाहिए। अब आ जाओ एरर नंबर 2, ये अच्छी वाली है। कई ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाती। जैसे मैंने आपको बताया ना बर्न, अभी पास्ट पार्टिसिपल आगे आएगा, भी आगे इस कॉन्सेप्ट को भी आप देखोगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल बन जाती है, एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे आपने सुना होगा बर्न्ड, बर्न्ड हाउस, इसका मतलब क्या है? जला हुआ घर। बर्न तो एक वर्ब है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल V3 है ना, तो एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। वो वाला हाउस जो जल चुका है, बर्न हाउस। जैसे आपने सुना होगा ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट। ब्रेक तो एक वर्ब है, लेकिन इसकी V3 एक एडजेक्टिव का काम कर रही है हार्ट के लिए। टूटा हुआ दिल, समझ गए ना? टूटा हुआ दिल, कौन सा दिल? टूटा हुआ दिल। तो V3 हमेशा जनरली पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है। किसी भी वर्ब की V3 एडजेक्टिव बन जाती है, लेकिन इंग्लिश में कई ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V3 एडजेक्टिव नहीं बनती। इनकी एडजेक्टिव फॉर्म ही अलग है। अब कौन सी है? सिंक मतलब डूबना, इसकी सिंक फॉर्म है संकन। श्रिंक मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ना, इसकी श्रिंक थर्ड फॉर्म, इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म है श्रंकन। श्रंक है इसकी V3, पर ये एडजेक्टिव नहीं बनेगी, एडजेक्टिव बनेगा श्रंकन। इसकी V3 है संक, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं बनेगी, एडजेक्टिव बनेगा संकन। वैसे स्ट्राइक मतलब मारना, इसकी थर्ड फॉर्म है स्ट्रक, लेकिन एडजेक्टिव है स्ट्रिकन। समझ गए ना? अगर एडजेक्टिव का मीनिंग चाहिए तो स्ट्रिकन लगाओ, अगर वर्ब चाहिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्ट्रक लगाओ। गेट, गोट, गोट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गोट, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म है गोटन। समझ गए ना? एडजेक्टिव फॉर्म है गोटन। मेल्ट मतलब पिघलना, लेकिन पिघला हुआ हो, एडजेक्टिव चाहिए तो लगाएं मोल्टन। तो आप कई बार बोलते हो ना ये मेल्टेड चॉकलेट है, ये चॉकलेट मेल्टेड है, ये चॉकलेट पिघली हुई है, तो गलत है। पिघली हुई के लिए एडजेक्टिव चाहिए तो आप लिखोगे मोल्टन। दिस इज ए मोल्टन पीस ऑफ चॉकलेट। समझ गए ना? मेल्टेड चॉकलेट हो ही नहीं सकती, मेल्टेड तो एक वर्ब है, ये V3 का काम करेगी। इसकी एडजेक्टिव फॉर्म अगर यूज़ करनी है तो मोल्टन नाम की यूज़ करनी पड़ेगी। शेव मतलब शेव करना, शेव किया हुआ तो शेवन, प्रूव किया हो तो प्रूवन, और काट छाँट की हो तो शॉन। शेयर मतलब काटना, जैसे भेड़ के बाल काटते हो ना, शेयर करते हो। किसी भी चीज़ की काट छाँट करते हो तो शेयर करना बोलते हैं। थर्ड फॉर्म शेयर्ड और एडजेक्टिव फॉर्म शॉन। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देख के मुझे बताओ हैज़ के बाद में क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्राइक डाउन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन। स्ट्रिकन डाउन नहीं हो सकता, स्ट्रिकन एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हैज़ के बाद, हैव के बाद नहीं आता। यहाँ पे V3 चाहिए, पैसिव जो आपका परफेक्ट टेंस बना हुआ है, तो हैज़ स्ट्रक डाउन। ठीक है ना? तो चेक कर लेना आप, अगर आपको V3 चाहिए हैज़ हैव की जगह पे साथ में, तो आप उसको यूज़ करें V3 को, यहाँ पे से V3 को। और अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए नाउन के बाजू में, है ना, उसको मॉडिफाई करना हो तो इनको यूज़ करें एडजेक्टिव फॉर्म में V3 की जगह। समझ गए? ये धांसू वाली एरर थी, इसमें बहुत क्लासिक एरर है ये, स्ट्राइक और स्ट्रिकन वाली, स्ट्रक और स्ट्रिकन वाली। एक एरर और देख लेते हैं। ये वर्ड है इम्पेडिमेंट, इसका मतलब होता है रोड़ा, रास्ते का रोड़ा। इम्पेडिमेंट का एक सिनोनिम है हर्डल, और इसका एक सिनोनिम है डेटरेंट। ठीक है? हर्डल, डेटरेंट और इम्पेडिमेंट तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और इनकी खासियत क्या है? इनके बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है, फिक्स है। माई पॉवर्टी यहाँ लिख देता हूँ, माई इकोनॉमिक कंडीशन इज
इज अ हर्डल, इम्पेडिमेंट या डेटरेंट टू माई स्टडीज़। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, मेरी आर्थिक अवस्था जो है वो एक हर्डल है, इम्पेडिमेंट है, डेटरेंट है मेरी एजुकेशन के लिए, मेरी स्टडीज़ के लिए। तो टू लगा के बताया ना मैंने, इन लगा के थोड़ा ना बताया। इन तीनों के बाद में टू प्रेपोजिशन फिक्स होता है, यही आता है। अगर फिक्स प्रेपोजिशन को देखोगे तो यहाँ पे आना चाहिए इम्पेडिमेंट टू। अब लास्ट जो करवा रहा हूँ ये नई एरर है, पहले नहीं करवाई मैंने, बहुत दिन हो गए शायद करवाए हुए। परसेंट और परसेंटेज में क्या फ़र्क है, पहले तो इस परसेंट को समझो, बीच में स्पेस आ रहा है, इसको बिना स्पेस के भी लिखते हैं। ये दोनों एक ही बात है। ये यूज़ किया जाता है अमेरिकन लैंग्वेज में, ये यूज़ किया जाता है ब्रिटिश लैंग्वेज में, समझ गए ना। परसेंट और परसेंट स्पेस के साथ और बिना स्पेस के, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये यूज़ करते हैं अमेरिकन, ये यूज़ करते हैं अमेरिकन, ये यूज़ करते हैं अंग्रेज, इंग्लैंड वाले। तो हम तो इंग्लैंड की अंग्रेजी फॉलो करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं, इस वाले को यूज़ नहीं करते। अब समझो परसेंटेज और परसेंट में क्या फ़र्क है। देखो परसेंट आता है एक नंबर के साथ में, परसेंटेज आता है बिना किसी नंबर के साथ। मैं आपको सीधी देसी ट्रिक बता रहा हूँ, लॉजिक तो इसके पीछे बहुत सारे हैं, फिर कभी करवाऊंगा जब इस पूरे कॉन्सेप्ट को लूँगा। 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये, ऐसे 3-4 वर्ड्स और भी हैं, सबको एक साथ में लेंगे, लपेटेंगे किसी दिन, लॉजिक के साथ बता दूंगा। अब ये ट्रिक समझ लो, परसेंट आएगा किसी नंबर के साथ, परसेंटेज आएगा विदाउट अ नंबर। कैसे, जैसे इस सेंटेंस को देखो, मोस्ट रेस्टोरेंट्स ऐड अ 10% या परसेंटेज सर्विस चार्ज। ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो 10% या परसेंटेज सर्विस चार्ज को ऐड करते हैं अपने बिल में। अब मुझे बताओ कितने परसेंट है, 10। नंबर आ गया, आ गया, आ गया, तो यहाँ पे परसेंट आएगा, परसेंटेज नहीं आएगा। समझ गए, सीधा सा फॉर्मूला है। द एरिया हैज़ अ हाई परसेंट या परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड मैन। इस एरिया में एक बहुत बड़ी प्रतिशतता, परसेंट या परसेंटेज है जो है अनएम्प्लॉयड मैन की, जो है बेरोजगार आदमियों की। अब यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, कोई हाई लिखा हुआ है। हाई 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। 100 से ज़्यादा तो वैसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या, नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा तो परसेंट यूज़ मत करें, परसेंटेज यूज़ करें। वैसे ही व्हाट परसेंट या परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कितने टका स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट थे, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स जो नहीं आए। देखो व्हाट पूछ रहा हूँ, अभी भी नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर आया भी नहीं है। जब तक नंबर नहीं आया हो तब परसेंट को यूज़ ना करें, परसेंटेज को यूज़ करें। यहाँ परसेंटेज और यहाँ 10 आने की वजह से परसेंट। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या लगाऊँ भाई, यहाँ पे क्या लगाऊँ, 3 लिखा हुआ है, तो 3 के साथ में परसेंटेज आएगा क्या, नहीं आएगा। आप यहाँ लिखेंगे परसेंट, बीच में स्पेस भी डालेंगे क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो पर स्पेस सेंट। अब कोई ये ना पूछे सर ये नंबर तो है ही नहीं, आपने लिखा हुआ है। अरे 3 ही तो है ये, चाहे वर्ड्स में लिख दे चाहे नंबर में लिख दे, 3 तो 3 ही रहेगा ना। किसी भी तरीके से लिखा हो नंबर होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस अपना फटाफट से देख लो, उसके बाद मैं आपको आज का एक क्वेश्चन दूंगा, है ना, क्विज के अंदर। कह रहा है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू नज सम गवर्नर्स अपॉइंटिंग बाय द प्रीवियस regime to quit amidst report that not all of them are willing to go on its own have revived some debate on the politicization of the office of governor. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, इसकी सरकार का जो अटेम्प्ट है, जो कोशिश है नज करने की, नज का मतलब होता है किसी को टोकना, है ना, किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज करना। कोने से झटके को बोलते हैं नज करना। जब आप किसी को कोने का झटका देखते हो तो या तो टोकते हो या किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करते हो, किसी काम को करने के लिए प्रेशर में डालते हो। तो इन्होंने जो प्रेशर में डालने का काम किया है, टोकने का काम किया है कुछ गवर्नर्स को, जिनको अपॉइंट किया गया था प्रीवियस रिजीम के द्वारा, पहले आने वाले प्रशासन के द्वारा। और नज क्यों किया कि वो क्विट करें, वो काम को छोड़ें, है ना, नौकरी को छोड़ें। और कह रहा है इन रिपोर्ट्स के बीचों बीच कि सभी के सभी, नॉट ऑल ऑफ देम, सभी के सभी जो हैं विलिंग नहीं है, तैयार नहीं है, रेडी नहीं है जाने के लिए अपने आप, ऑन इट्स ऑन। कह रहे ये जो अटेम्प्ट है ना NDA का, कई गवर्नर्स को बोल रहे हैं कि आप छोड़ो, आपको कांग्रेस की सरकार ने बिठाया था, अब हमारी सरकार आ गई है, आप गवर्नर नहीं रह सकते, जबकि सभी के सभी जाने को तैयार है नहीं। कह रहा ये जो नज है, ये जो अटेम्प्ट है, इसने रिवाइव कर दिया एक डिबेट को, एक बहस को, पॉलिटिसाइजेशन पे, सियासीकरण पे, राजनीतिकरण पे, ऑफिस ऑफ गवर्नर के। तो गवर्नर के ऑफिस के ऊपर जो है राजनीति हो रही है, इस पूरी डिबेट को इसने रिवाइव कर दिया, फिर से जिंदा कर दिया। आ जाओ भाई सेंटेंस को ब्रेक कर लें फटाफट से। देखो नेशनल डेमोक्रेटिक अलाउंस एक नाउन है, गवर्नमेंट भी एक नाउन है, 2 नाउन मिल गए, मतलब NDA की सरकार, कॉमन जो है कंपाउंड नाउन बना दिया। लेकिन बाद में लगा हुआ पजेसिव। याद रखें माई है, योर है, आवर है, देयर है, राम्स है, गवर्नमेंट्स है,
ये सब पजेसिव कहलाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, कभी भी नाउन का काम नहीं कर सकते। नाउन से बनने वाला, प्रोनाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है ये वाला। ये पूरा एक एडजेक्टिव का काम करेगा और किसके लिए करेगा? अटेम्प्ट नाम के नाउन के लिए। अब ये अटेम्प्ट बन गया आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट है। पहला नाउन जो कोई वर्ब से या किसी प्रीपोजिशन से ना जुड़ा हो वही सब्जेक्ट कहलाता है। अटेम्प्ट हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आगे देखो, टू नज। ये नज भी एक एडजेक्टिव है, एक इन्फिनिटिव है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। देखो इन्फिनिटिव बहुत सारे काम करता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अगर नाउन के बाजू में आए तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के बाजू में, वर्ब के बाजू में आए तो एडवर्ब। समझ रहे मेरी बात को? और अगर नाउन की जगह पे आ जाए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन के तो नाउन। तो यहाँ पे नाउन के बाजू में आप इसको देख रहे हो, अटेम्प्ट वो वाला है जो नज करने वाला है। नज का मतलब होता है प्रेशराइज करना। ये एक एडजेक्टिवल इन्फिनिटिव बन गया नाउन को मॉडिफाई करने वाला। समझ गए? ये नाउन दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, इससे भी और नज से भी। अब देखो, नज नाम के इन्फिनिटिव में ऑब्जेक्ट लिया हुआ गवर्नेंस। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इन्फिनिटिव, चाहे पार्टिसिपल, चाहे जीरेंट, चाहे मेन वर्ब, अगर उसको वर्ड से रिप्लाई करवा दो किसी चीज़ का या हुम से रिप्लाई करवा दो, वो चीज़ को अपना ऑब्जेक्ट बना लेगी। तो नज किसको किया भाई? नज किया गवर्नेंस को। हुम से रिप्लाई किया गवर्नेंस ने, नज वर्ब का बन गए ऑब्जेक्ट। अब ये सम जो है इस गवर्नेंस को मॉडिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव है। कुछ एक गवर्नेंस, सारे के सारे नहीं, कुछ एक। अपॉइंटिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाले गवर्नर्स जिनको अपॉइंट किया गया था, जिनको नियुक्त किया गया था। समझ गए? ये गवर्नर्स कुछ एक हैं और वो वाले हैं जिनको नियुक्त किया गया था। और किसके द्वारा? बाय द रिजीम, प्रशासन के द्वारा। रिजीम इस बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रशासन है पुराना वाला, प्रीवियस। प्रीवियस एक एडजेक्टिव है, रिजीम को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, नज क्यों किया गया था? टू क्विट, क्विट करने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए। नज नाम के इन्फिनिटिव से वाई रिप्लाई कर रहा है टू क्विट नाम का इन्फिनिटिव। ये जो इन्फिनिटिव है मैंने आपको बताया ना, नाउन के बाजू में आए तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाजू में आए तो एडवर्ब, और अगर ये वर्ब से या किसी दूसरे इन्फिनिटिव से वाई का रिप्लाई कर दे तब भी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो नज क्यों किया था भाई? टू क्विट करने के लिए। इस नज नाम के इन्फिनिटिव से वाई का रिप्लाई करने वाला ये बन गया एडवर्बियल इन्फिनिटिव। बढ़े आगे? थोड़ा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं बाद में रिपीट करूंगा, बहुत आसान है, अभी देखते जाओ पहले। अमिस्ट मतलब बीचों बीच, एक प्रेपोजिशन होती है, इसका ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट्स। अब आगे मिला आपको दैट नाम का कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन का मतलब क्या है? कि उसने मुझे बताया कि, ऐसा उसने कहा कि, ऐसी रिपोर्ट है कि। इस कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और आएगा। कंजंक्शन का काम होता है दो सब्जेक्ट्स को मिलाना। तो पहला सब्जेक्ट तो मिल गया आपको अटेम्प्ट, अब दूसरा सब्जेक्ट मिला ऑल, सब्जेक्ट नंबर 2। अब ऑल की वर्ब सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है, लेकिन ऑफ के बाद में क्या रखा हुआ उसके ऊपर डिसाइड करते हैं हम ऑल की वर्ब को। अगर ऑल के बाद में एक प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब प्लूरल है, अगर ऑल के बाद में कोई सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होता तो वर्ब सिंगुलर होती। तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है देम, और इसने बता दिया ऑल को कि मैं प्लूरल हूँ, इसलिए सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब भी 2 है, प्लूरल। समझ गए ना? इस देम से पता लगा यहाँ पे आर आएगा, अगर यहाँ सिंगुलर नाउन होता तो इज आता। आगे बढ़ो, विलिंग। विलिंग एक एडजेक्टिव है, इसको मैंने लाल कलर दे दिया गलती से, लेकिन ये ब्लू कलर में आना चाहिए। विलिंग का मतलब होता है रेडी। ये वर्ब का काम नहीं कर रहा, विलिंग कोई वर्ब नहीं है, विलिंग का मतलब है रेडी, है ना? आर विलिंग। अब इस एडजेक्टिव के बाजू में एक इन्फिनिटिव आया, आपको पता है नाउन के बाजू में आया था तो एडजेक्टिव बन गया था, एडजेक्टिव के बाजू में आया तो बन गया एडवर्ब, टू गो। और गो कैसे करना है? ऑन, इट्स ऑन। ऑन एक प्रोनाउन है, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इट्स एक एडजेक्टिव है, ऑन से पहले हमेशा लगता है। ऑन प्रोनाउन या एडजेक्टिवल फॉर्म में अपने पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव को लेगा। आई केम बाय माई ओन कार, शी लिव्स इन हर ओन हाउस, है ना? आई के लिए माई, शी के लिए इट्स। तो ऑन नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव फॉर्म में एक एडजेक्टिव को अपने पहले जरूर रखता है। समझ गए ना? अपने बूते पे, इसका मतलब है अपने बूते पे, ऑन इट्स ऑन। अब देखो वर्ब मिली आपको, ध्यान से देखना। अटेम्प्ट नाम के सब्जेक्ट को आपने वर्ब दी नहीं थी, उसको कोई वर्ब आप अभी तक नहीं दे पाए। ये नज मिला एक इन्फिनिटिव, टू मिला एक इन्फिनिटिव, विलिंग मिला एक वर्ब, सॉरी आपका एडजेक्टिव, टू गो मिला इन्फिनिटिव, वर्ब मिली है हैव रिसीव्ड। समझे मेरी बात को? तो ये है सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1। एक एरर तो यहीं पकड़ लिया आपने। रिसीव, हैव रिवाइव की वर्ब है डिबेट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, एक नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफिस है गवर्नर, ऑफिस, और इसका ऑफ का ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन का गवर्नर। एक बार रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट है अटेम्प्ट, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 है हैव रिवाइव्ड, सब्जेक्ट नंबर 2 है ऑल, वर्ब नंबर 2 है आर। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट्स, ये पूरा एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। टू नज, ये भी इन्फिनिटिवल ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। नज वर्ब का ऑब्जेक्ट है गवर्नर्स, गवर्नर्स के दो जो एडजेक्टिव है, पहला है सम, दूसरा है अपॉइंटेड।
बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिजीम, और रिजीम है पुराना वाला प्रीवियस, रिजीम को मॉडिफाई कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव। टू क्विट यहाँ पे एडवर्बियल इन्फिनेटिव ऑफ रीजन है, नज क्यों किया गया था, क्विट करने के लिए। इस इन्फिनेटिव को वाई से रिप्लाई कर दिया, इन्फिनेटिव बन गया एडवर्बियल। अमिस्ट एक प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट्स। दैट एक कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 तभी आया। ऑफ प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है देम। इस देम की वजह से ऑल की वर्ब है आर, प्लूरल वर्ब है क्योंकि ये प्लूरल है। विलिंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाजू में आने वाला एडवर्बियल इन्फिनेटिव बन गया। ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन, इस ऑन से पहले इट्स लगाना जरूरी है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन फॉर्म में अपने पहले हमेशा पॉजेसिव ही लेता है। रिवाइव वर्ब का ऑब्जेक्ट है डिबेट, ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये, ऑफ का ये, इस ऑफ का ये। ऐसे बना हुआ आपका सेंटेंस। नॉट जो है ना, नॉट ये कहलाती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जब वर्ब से नो का रिप्लाई करे। भाई ये सबके सब विलिंग नहीं है, रेडी नहीं है। इस रेडी नहीं होने को वर्ब या एडजेक्टिव को नहीं करती है ना कोई वर्ब, कोई जो है एडवर्ब, तो वो कहलाती है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। आप सोच रहे होगे सर ये प्रोनाउन से पहले आई है तो इसको हम जो है वो मान लेते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं। एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। ये सेंटेंस में ना की बात करती है कि काम नहीं हो सकता, वो विलिंग नहीं है, काम की बात कर रही है, तो नो नॉट जो है एक एडवर्ब का काम करेगी, ना कि एडजेक्टिव का। अब एरर देख लेते हैं फटाफट से। अगर आपने इसको सही ब्रेक किया, जैसे मैंने ब्रेक किया, तो अटेम्प्ट की वर्ब आप इसको ही बना पाओगे, इसको नहीं बना सकते। इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव और ये एडजेक्टिव, तो बनेगी तो कोई ना कोई तो बनेगी, है ना। इस सब्जेक्ट को एक वर्ब तो चाहिए। वर्ब बनी है हैव रिवाइव्ड। क्या अटेम्प्ट रिवाइव कर सकता है हैव लगा के? नहीं। या तो अटेम्प्ट्स हों, या तो अटेम्प्ट्स हों तब हैव ठीक है, या फिर अटेम्प्ट है इसकी जगह पे हैज़ ठीक है। समझ गए ना। एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2 पे। चलो अलग से लेके समझा देता हूँ। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल है। मैंने आपको बताया ना ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन क्या है? V3। V3 एक एडजेक्टिव का काम करती है। हार्ट मतलब दिल, एक नाउन है। ब्रोकन हार्ट मतलब टूटा हुआ दिल। V3 काम ही करती है हो चुका हुआ। ब्रोकन हार्ट मतलब दिल जो है टूट चुका हुआ। बर्न्ड हाउस मतलब घर जो है जल चुका हुआ। समझ गए। V3 जो है चुके हुए वाला एडजेक्टिव का मीनिंग देती है। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, वो करने वाले की बात करती है या होने वाले की। जैसे बर्निंग हाउस है। बर्निंग हाउस का मतलब है जो बर्न कर रहा हो या बर्न हो रहा हो। समझ गए ना। ऐसा हाउस जो जल रहा हो, बर्न कर रहा हो, या बर्न हो रहा हो, या खुद जला रहा हो या जल रहा हो, है ना। जलाने वाला और जलने वाला दोनों के लिए बर्निंग को यूज़ करेंगे। बर्निंग डिज़ायर मतलब ऐसा डिज़ायर जो आपको जला दे। जलने वाला डिज़ायर या जलाने वाला डिज़ायर। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म को इस मीनिंग के लिए यूज़ करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हो चुका हुआ वाले मीनिंग जो है एडजेक्टिव के लिए यूज़ करें। अब ध्यान से समझो इन सेंटेंसेस को। द बर्निंग या बर्न हाउस इज़ बीइंग रिपेयर्ड। जलता हुआ घर रिपेयर किया जा रहा है, या जल चुका हुआ घर रिपेयर किया जा रहा है। इधर एक घर है, इसमें आग लगी हुई है और आपने पेंटर को बुलाया, बोले इस पर पेंट कर दो, आग लग गई इसमें, है ना, काला हो गया घर। अरे आग लगेगी, बुझेगी, बर्न हाउस हो जाएगा, जल चुका होगा, तब रिपेयर करवाओगे। जलते हुए हाउस से तो आप जान बचा के भागोगे। समझ गए। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इस सिनेरियो में गलत है, आपको बर्न हाउस चाहिए। वैसे ही पैसेंजर्स वर ट्राइंग टू कैच अ डिपार्टिंग ट्रेन या डिपार्टेड ट्रेन। डिपार्टिंग या डिपार्टेड का मतलब है जो डिपार्टिंग का मतलब है जो डिपार्ट कर रही हो, जा रही हो। डिपार्टेड का मतलब है जो डिपार्ट कर चुकी हो, जो जा चुकी हो। पैसेंजर्स जो है ट्राई कर रहे थे पकड़ने का एक जाती हुई ट्रेन को हाथ से, या जा चुकी हुई ट्रेन को। भाई एक ट्रेन है 5 बजे निकल गई, एक पैसेंजर आया रात को 9 बजे, उसने सोचा ओहो मेरी ट्रेन तो निकल गई, तो वो 9 बजे जो है पटरी पे भागना शुरू कर दिया उसने। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आंखों के सामने जो डिपार्ट कर रही होगी, डिपार्ट करने वाली होगी, डिपार्टिंग ट्रेन होगी, उसी को आप कैच करोगे, डिपार्टेड ट्रेन को नहीं करोगे। तो आपको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को चेक करना पड़ेगा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ देखो, चेयरमैन अपॉइंटिंग या अपॉइंटेड बाय द कमिटी हैज़ रिजाइंड। चेयरमैन जिसको कमिटी ने अपॉइंट किया था, जो हो चुका था, उसने रिज़ाइन कर दिया है। चेयरमैन जो कमिटी को अपॉइंट करने वाला नहीं था, कमिटी को अपॉइंट होता हुआ नहीं था, कमिटी से अपॉइंट हो चुका था। पहले कमिटी ने उसको अपॉइंट किया, वो हो चुका था, फिर उसने रिज़ाइन किया। यहाँ पे आपको V3 चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी तो वही है। गवर्नर्स जो कि अपॉइंटिंग नहीं है, अपॉइंटेड बाय द प्रीवियस रिजीम है। अपॉइंट कर नहीं रहे वो किसी को, घर जला नहीं रहा किसी को। समझ गए ना। ये अपॉइंट खुद हुए हैं, अपॉइंटेड हैं, हो चुके हुए हैं, इन्होंने क्विट किया। तो ये आपकी इसमें सेकंड वाली एरर। थर्ड एरर, ऑन इट्स ऑन। गवर्नर विलिंग होंगे अपने बूते पे जाने के लिए, ऑन इट्स ऑन। गवर्नर्स तो प्लूरल है, अपने बूते पे जाएंगे तो इट्स नहीं, देयर ऑन। पॉजेसिव तो लगाना है, लेकिन
गवर्नर के हिसाब से, गवर्नर अपने हिसाब से जाएंगे, ऑन देयर ओन जाएंगे, ना कि ऑन इट्स ओन। अगर कोई सिंगुलर होता, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता तो ऑन इट्स लगाता, नहीं तो ऑन देयर ओन गवर्नर के लिए आना चाहिए। बस यही इसमें 3 एरर्स हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस था ये। चलिए, अच्छा लगा हो, आपको लगता है ये कंटेंट कुछ अलग है, आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है, मुझे लगता है ये कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है। इसी तरह का कंटेंट पेड कोचिंग्स में करवाया जाता है, शायद वहाँ भी ना मिले आपको। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे हर सैटरडे एक ऐसी क्लास हो जो आपके दिमाग को घुमा दे और आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए मोटिवेट करे, है ना। पिछली 40 क्लासेस भी रखी हुई हैं चैनल के होम पेज पे, इस तरह की हम आधे पौने घंटे ही कर चुके हैं। आज का क्विज़ का क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको मिलेंगी ढेर सारी एरर्स। आप इसको करेंगे अभी ब्रेक करके एरर्स को निकालने की कोशिश करो। जो एरर्स हैं वो मैं डाल रहा हूँ इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से चेक भी कर लेना, ठीक है। कितनी आपको मिली, 2 या 3 या 4, जितनी मिली हो जरूर से बताना। जैसे 4 एरर्स हैं तो आउट ऑफ 4 आप कितनी ढूंढ पाओ, 4 ढूंढ पाए, 2 ढूंढ पाए या 1 ही ढूंढ पाए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप डालें, व्हाट्सअप मैसेज करें, है ना। आपको कोई ना कोई बंदा व्हाट्सअप पे कस्टमर केयर वाला आपकी ऐप या कोर्स रिलेटेड किसी भी क्वेरी को जो है सॉल्व कर देगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।